हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विथ अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रिटेल के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 11 का पार्ट 2 करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है आपका डिलीवरी चैनल्स इन रिटेल बैंकिंग के बारे में। पिछले लेक्चर में ही फ्रेंड्स हमने देख लिया था कि रिटेल बैंकिंग में जो डिलीवरी चैनल होते हैं वो दो होते हैं। एक डायरेक्ट डिलीवरी चैनल या फिजिकल डिलीवरी चैनल होता है जो कि ब्रांचेज होती हैं हमारी, और दूसरा होता है फ्रेंड्स रिमोट डिलीवरी चैनल या वर्चुअल डिलीवरी चैनल, जिसमें आपका इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम वगैरह आते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो हमने पिछले लेक्चर में ही डायरेक्ट ब्रांच के बारे में काफ़ी कुछ देखा था, उसके लेआउट के बारे में देखा था। एक अच्छी ब्रांच अगर प्रेजेंट करते हैं हम, तो वो कस्टमर के दिमाग में कैसे अच्छी इमेज बनाती है, ब्रांड बनाती है बैंक के बारे में। ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में देखी हैं फ्रेंड्स। उस लेक्चर को ही थोड़ा बहुत बच गया था ब्रांचेस से रिलेटेड, तो उसको भी देखेंगे फ्रेंड्स कि हाउ डज ब्रांच लेआउट अफेक्ट द बैंकिंग सर्विसेज पर क्या असर होता है जब ब्रांच का लेआउट अच्छा रहता है। और कुछ बातें हम एटीएम्स के बारे में भी जानेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो ब्रांच लेआउट एंड सर्विस डिलीवरी के बारे में जानेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एट ब्रांचेज हैव चेंज्ड ओवर द ईयर। तो जैसे जैसे समय बीतता गया है फ्रेंड्स, वैसे वैसे जो सर्विस डिलीवरी का कॉन्सेप्ट था ब्रांचेज में, वो बदलता जा रहा है। शुरुआत के दिनों में अगर हम बात किए जाएँ तो स्टैंडर्डाइज फ्रंट ऑफिस होता था, जिसमें बड़ा सा काउंटर लगा होता है ब्रांच में। इधर सभी लोग बैठे होते हैं, स्टाफ मेंबर, और इधर से कस्टमर अपनी सर्विसेज रेंडर करता है या सर्विसेज लेता है हमसे आकर के। ओके, तो पहले ये कॉन्सेप्ट चलता था, जहाँ पर मतलब एक बड़ा सा काउंटर होता था, लेंदी काउंटर सेपरेट्स द कस्टमर एंड स्टाफ विल डिलीवर द सर्विस अक्रॉस द काउंटर। काउंटर के इस पार से बैठ करके हम सर्विसेज देते थे। कुल मिला करके ये बड़ा सा काउंटर हो गया, ये कस्टमर इधर से आता है, हम लोग इधर बैठे होते हैं और सर्विसेज देते थे। पहले का कॉन्सेप्ट ये होता था। बट विद द प्रोग्रेशन ऑफ बैंकिंग ओवर द ईयर, जैसे जैसे समय बीतता गया है वैसे वैसे चेंजेस आते गए हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटर विद कारपोरेट कलर्स स्कीम हैव रिप्लेस द ट्रेडिशनल काउंटर। अब पुराने काउंटर हटाए गए और उसकी जगह कारपोरेट कलर स्कीम काउंटर्स लाए गए। मतलब कहने का कि काउंटर एक तो छोटे भी किए गए, और दूसरे जो भी बैंक के प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं फ्रेंड्स, उनको जो है वहाँ पर दिखाया जाता है, चाहे वो काउंटर पे प्रिंट रहते हैं या फिर जो काउंटर लगाए जाते हैं वो बैंक के कलर के होते हैं। मतलब वो देखने में दूर से ही, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो लोगो वगैरह है, वो काफ़ी बड़े लेवल पर पूरा लोगो जैसा ही दिखेगा, पूरी काउंटर ही। तो कारपोरेट कलर स्कीम वहाँ पर लाई गई है फ्रेंड्स। ओके, हैज़ रिप्लेस द ट्रेडिशनल काउंटर। तो अब पुराने काउंटर हट करके वहाँ पर कारपोरेट, मतलब कुल मिला करके ये है कि अब पहले से ज़्यादा अच्छा दिखता है काउंटर, लोगों के दिमाग में एक अच्छा परसेप्शन देता है, वो अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग बनाता है हमारे बारे में। ठीक है मैम। बट द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग हैव चेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटर। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का जो है मतलब विकास हुआ, वैसे वैसे इसने काउंटर का कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा चेंज कर दिया है। अब क्या होता है कि टोटल ऑटोमेशन होने लगा है ब्रांचेज में। टोटल ऑटोमेशन ऑफ ब्रांचेज अक्रॉस बैंक एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीबीएस कोर बैंकिंग सोल्यूशन हैव कम्प्लीटली चेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस डिलीवरी इन मोस्ट ऑफ द बैंक्स। ठीक, तो बैंकों में अब क्या हुआ है कि सीबीएस का यूज होता है, ऑटोमेशन किया जाता है, पासबुक प्रिंटिंग के लिए अलग मशीन होती है, कैश निकालने के लिए एटीएम होता है, डिपॉजिट करने के लिए अब सीडीएम भी आ गई हैं, कैश डिपॉजिट मशीन आती हैं, काफ़ी सारे काम ऑटोमेटिक होते हैं फ्रेंड्स, चेक डिपॉजिट करने की मशीन्स आती हैं। तो कंप्लीट ऑटोमेशन हो गया, तो काउंटर का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे और भी ज़्यादा चेंज होता जा रहा है। सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट इन बैंक हैव ब्रॉट द कस्टमर क्लोज टू द सर्विस पर्सनल ऑफ द बैंक। तो सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट क्या होता है फ्रेंड, इसमें क्या होता है कि देखिए, सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए ये ब्रांच है, यहाँ पर 1 2 3 और 4 स्टाफ मेंबर बैठे हुए हैं। तो कोई कस्टमर आता है, फॉर एग्जांपल ये एफडी से डील करते हैं, ये सेविंग अकाउंट से डील करते हैं, करंट अकाउंट से डील करते हैं। से फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर आता है, अब अगर उसको करंट अकाउंट भी खुलवाना है मान लेते हैं, और एफडी भी बनवानी है फॉर एग्जांपल, तो उस कस्टमर को एफडी बनवाने के लिए 1 नंबर काउंटर पे जाना होगा, और करंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए 3 नंबर काउंटर पे जाना होगा। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर हम सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट की बात करें फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट की, तो इसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर आएगा, एक विंडो पर खड़ा होगा। मान लीजिए वो इस विंडो पर खड़ा होता है, तो उसकी सारी सर्विसेज, वो एफडी बनवाना चाहता है, यही जो ऑफिसर यहाँ बैठा होगा, जो क्लर्क बैठा होगा, वही एफडी बनाएगा, वही करंट अकाउंट भी ओपन कर देगा, वही डेबिट कार्ड भी इशू कर देगा, मतलब वही नेफ्ट करवा देगा कस्टमर के। तो फ्रेंड्स, ये होता है सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट। मतलब एक विंडो, एक खिड़की सारे काम करने के लिए कैपेबल है। तो वही कह रहे हैं
आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट का मतलब अब क्लियर हो गया होगा कि एक ही पर्सन सब कुछ कर देगा। तो हैज़ ब्रॉट द कस्टमर क्लोज टू द सर्विस पर्सनल ऑफ द बैंक, मतलब जो पर्सन वहाँ पर स्टाफ मेंबर वहाँ पर सर्विस दे रहा है उसके काफ़ी क्लोज होता है कस्टमर। क्यों क्लोज होता है? क्योंकि सारी सर्विसेज जब सारे के सारे काम वो एक ही आदमी करके देगा, एक ही स्टाफ मेंबर करके देगा, तो कस्टमर का अटैचमेंट ऑटोमेटिक होता ही है। द काउंटर्स वर इंडिविजुअली डिजाइंड एज डेस्क to create one-to-one relationship with the customer, and customer can avail any of the his service requirement from the any desk। तो ये सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट की ही बात यहाँ पर हो रही फ्रेंड्स कि यहाँ पर क्या होता है कि काउंटर्स जो है इंडिविजुअली डिजाइन किए गए थे, ठीक है, टू क्रिएट वन टू वन रिलेशनशिप। यहाँ पर क्या होता है कि एक काउंटर पर कस्टमर आएगा, सिंगल विंडो पर एक कस्टमर आएगा और वन टू वन रिलेशन इस्टेब्लिश की जाएगी कस्टमर और स्टाफ मेंबर के बीच में। और कस्टमर कोई भी सर्विस, एनी सर्विसेज कैन बी अवेल्ड, जो भी सर्विसेज चाहता है बैंक से वो सारी की सारी सर्विसेज किसी भी डेस्क से ले सकता है। अगर ऐसा होता है तो उसे ही हम फ्रेंड्स सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट कहते हैं। दिस डेवलपमेंट हैज़ हैपेंड अक्रॉस बैंक इन ऑल मेट्रो एंड अर्बन सेंटर्स, मोर पर्टिकुलरली इन प्राइवेट बैंक एंड ऑफ कोर्स इन मोस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिंगल विंडो का कॉन्सेप्ट बताया फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा डेवलप कहाँ हुआ है? मेट्रो सिटी में और अर्बन सेंटर्स में ज़्यादा डेवलप हुआ है, यानी रूरल और सेमी अर्बन में। रूरल और सेमी अर्बन में अभी भी ट्रेडिशनल ब्रांचेज का मेथड चलता है, लेकिन मेट्रो सिटीज़ में और अर्बन सेंटर्स में जो है सिंगल विंडो का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होता है। खास करके प्राइवेट बैंकों में तो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर यूज होता है, और कुछ क्या मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक में भी ये यूज होता है। लेकिन ट्रेडिशनल ब्रांच का जो लेआउट का कॉन्सेप्ट है वो रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेज में अभी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में चलता आ रहा है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स कुल मिला करके कि ब्रांच का लेआउट पहले मतलब ब्रांचेस कैसी होती थी, सिंगल विंडो का कॉन्सेप्ट कैसे आया। तो ये सारी चीज़ें देखिए कैसे सर्विसेज को अफेक्ट कर रही हैं। तो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज जो है काउंटर पर जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है ब्रांचेज में। पहले स्टैंडर्डाइज फ्रंट ऑफिस का एक लेंदी काउंटर होता था जो कस्टमर को स्टाफ से सेपरेट करता था, और स्टाफ मेंबर इस तरफ बैठ करके सर्विस की डिलीवरी दिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया बैंकिंग में, वैसे वैसे कारपोरेट कलर स्कीम के काउंटर्स प्रेजेंट किए गए जिन्होंने ट्रेडिशनल काउंटर को रिप्लेस कर दिया है। मतलब कहने उसमें बैंकिंग की स्कीमें दिखाई जाती हैं, थोड़ा अच्छे लुक वाले होते हैं, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के आने से ये चीज़ और ज़्यादा चेंज हो गई है, काउंटर का भी कॉन्सेप्ट और ज़्यादा बदल गया। सीबीएस जब से आ गया, कोर बैंकिंग सोल्यूशन आया हुआ है, ब्रांचेज में टोटल ऑटोमेशन की तरफ हम गए। हमने पासबुक की मशीनें रखी हैं जो पासबुक अपने आप प्रिंट करती हैं, हमने चेकबुक जमा करने की मशीन रखी हुई है, सीडीएम रखी हुई है कैश डिपॉजिट करने के लिए, एटीएम रखे हुए हैं कैश विड्रॉल करने के लिए। तो ऑटोमेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर लाया गया है, यानी टेक्नोलॉजी कुल मिला करके सर्विस डिलीवरी का कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया है। सिंगल विंडो का कॉन्सेप्ट भी आया है जिसमें क्या होता है कि एक ही काउंटर पर सारे के सारे काम कस्टमर के हो जाते हैं, तो उसे फ्रेंड्स हम सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो इसमें वन टू वन रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती है बैंक और कस्टमर के बीच में, और कस्टमर कोई भी सर्विस किसी भी डेस्क से अवेल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसे सिर्फ काउंटर नंबर 1 पर ही जाना होगा एफडी बनवाने के लिए और 3 पर जाना होगा करंट अकाउंट ओपन करने के लिए, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता। किसी भी काउंटर पर वो सारी सर्विसेज अवेल कर सकता है। ओके, और ये जो डेवलपमेंट हुए हैं सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट का, या जो भी डेवलपमेंट हुए हैं फ्रेंड्स, ये जो है अर्बन और मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा हुए हैं। प्राइवेट बैंकों ने इन बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर इम्प्लीमेंट कर रखा है। पब्लिक सेक्टर बैंक के मोस्ट ऑफ द बैंकों में हुआ है, पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं उनमें ज़्यादातर बैंकों में, सभी में नहीं हुआ है। और जो रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेज हैं वहाँ पर ट्रेडिशनल ब्रांच का ही लेआउट अभी भी फॉलो किया जा रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में अब हम फ्रेंड्स दूसरा टॉपिक उठाएंगे। यहाँ पर है पर्सनल बैंकिंग ब्रांचेज, या इसे स्पेशलाइज्ड भी कहेंगे फ्रेंड्स। ओके, बुक में जो नाम दिया गया है पर्सनल बैंकिंग ब्रांचेज है, पर हम इसे बोलेंगे स्पेशलाइज्ड बैंकिंग ब्रांचेज। मतलब जिनका काम है स्पेशल काम को देखना। कोई ब्रांच है जो एमएसएमई देखती है, कोई ब्रांच है जो सिर्फ एग्रीकल्चर लोन देखती है, कोई ब्रांच है जो रिटेल बैंकिंग केवल देखती है। तो उस तरीके की बैंकिंग पर्सनल बैंकिंग ब्रांचेज को हम यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांच हैज मूव्ड फ्रॉम प्लेन वनीला अप्रोच टू मोर स्पेशलाइज्ड अप्रोच ओवर द ईयर। तो जो प्लेन वनीला का मतलब होता है बिना किसी रिस्क के, या बिना प्लेन वनीला मतलब सबसे सिंपलेस्ट थिंग, कोई भी चीज़ का सबसे सिंपल फॉर्म प्लेन वनीला फॉर्म कहलाता है फ्रेंड्स। ओके, तो ब्रांचों का कॉन्सेप्ट अब प्लेन वनीला ना रह करके स्पेशलाइज्ड अप्रोच अपनाई जाती है। तो यहाँ पर स्पेशलाइज्ड का क्या मतलब है? तो इंस्टेड ऑफ वन शॉप फॉर ऑल, एक ही दुकान सभी कामों के लिए रखने की बजाय ब्रांचें इस तरीके से डिजाइन की जाती हैं कि स्पेशलाइज्ड ब्रांचें बन जाती हैं वो, जैसे कारपोरेट ब्रांच, एमएसएमई या एसएमई ब्रांच, एग्री फाइनेंस ब्रांच,
पर्सनल बैंकिंग या रिटेल बैंकिंग ब्रांच। तो इस तरीके से अब क्या हुआ, पहले क्या होता था कि एक कस्टमर हमारी ब्रांच में आता है तो वन शॉप फॉर ऑल होता, तो उसके सारे काम हम एमएसएमई के लोन वहीं देखेंगे, रिटेल के भी लोन हम वहीं पर देखेंगे, उसका अकाउंट भी वहीं पर ओपन करेंगे, सारे काम हम वहीं पर करने की कोशिश करते थे। लेकिन स्पेशलाइजेशन की तरफ जब हम मूव किए हैं तो अब क्या हुआ कि कुछ डेडिकेटेड ब्रांच है जिनका काम, कॉर्पोरेट ब्रांच हो गई तो उसका काम केवल कॉर्पोरेट बिजनेस को देखना है, एमएसएमई की ब्रांच हो गई तो सिर्फ एमएसएमई के लोन या एमएसएमई का जो भी काम होगा वो सारा देखेगी, एग्रीकल्चर लोन देखेगी ये ब्रांच, पर्सनल बैंकिंग या रिटेल बैंकिंग सिर्फ रिटेल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट देखती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये स्पेशलाइजेशन किस लिए लाया गया, ताकि बैंक फोकस कर सके कस्टमर बेस पर थ्रोली। स्पेशलाइज्ड पर्सनल बैंकिंग ब्रांचेज वर ओपनड बाय मोस्ट ऑफ almost all the banks exclusively for retail customer to meet all their retail requirement। तो स्पेशलाइज जो पर्सनल बैंकिंग ब्रांच थी फ्रेंड्स, पर्सनल बैंकिंग कहिए चाहे रिटेल बैंकिंग ब्रांचेज कहिए, तो स्पेशलाइज्ड पर्सनल बैंकिंग ब्रांचेज खोली गई सभी बैंकों के द्वारा अपने रिटेल कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। ठीक है, इन एडिशन इसके अलावा आरएपीसी ओपन किए गए, रिटेल एसेट प्रोसेसिंग सेंटर्स खोले गए फॉर प्रोफेशनल एंड स्पीडी प्रोसेसिंग एंड डिसबर्समेंट ऑफ रिटेल लोन। और आरएपीसी किस लिए ओपन किए गए फ्रेंड्स, इनका काम होता था, कुछ बैंकों में आरएपीसी अभी भी चलते हैं, रिटेल एसेट प्रोसेसिंग सेंटर उन्हें कहा जाता है फ्रेंड्स, और उनका काम होता है कि जितने भी रिटेल के लोन होते हैं उनको जो है प्रोसेस करना। ठीक है, अब रिटेल के लोन प्रोसेस कैसे करते हैं, जो ब्रांच की पावर में होते हैं वो ब्रांच की पावर में प्रोसेस हो जाते हैं, और जो इनकी पावर में होते हैं उनको ये खुद जो है प्रोसेस करते हैं फ्रेंड्स। ओके, जैसे अब जो भी क्राइटेरिया बैंक ने रखा हो कि 50 लाख रुपए तक का लोन बैंक करेगी, आफ्टर दैट आरएपीसी करेगा, जैसा भी रूल एंड रेगुलेशन हर एक बैंक का हो, बट आरएपीसी जो होता है रिटेल एसेट प्रोसेसिंग सेंटर, मतलब कहने की एक ब्रांच है जिस जिस जो आरएपीसी कहलाती है, उसका काम सिर्फ जो है लोन डिसबर्स करना है, रिटेल के लोन डिसबर्स करना है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ स्पेशलाइज्ड अप्रोच कितनी ज़्यादा हो रही है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंक इज टू यूज specialized branches as tool to enhance delivery effectiveness of services by prescribing TAT turnaround time for different retail loan and to march ahead of others in competitive retail बैंकिंग सिनारियो। तो यहाँ पर बैंक ऐसा क्यों कर रहा है, आरएपीसी क्यों लाया या पर्सनल रिटेल बैंकिंग के लिए ब्रांचेज क्यों बनाई गई, पर्सनल बैंकिंग ब्रांचेज या रिटेल बैंकिंग की ब्रांचेज ओपन क्यों की जा रही हैं फ्रेंड्स। तो उसमें बैंक का जो टारगेट है वो ये है कि स्पेशलाइज्ड ब्रांच बनाने से क्या होगा कि जो सर्विस है वो थोड़ा इन्हेंस हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर स्पेशलाइज्ड लोग काम कर रहे होते हैं जिनका काम, अब एक ब्रांच में कोई आदमी 100 तरीके के काम कर रहा है, उसे आधार कार्ड भी केवाईसी भी करनी है, उसे डीडी भी छापने हैं, उसे चेकबुक भी इशू करनी है, उसे एटीएम कार्ड भी इशू करना है, उसे कैश भी जमा करवाना है, कैश निकलवाना भी है, एटीएम में भी कैश डालना है, हर काम अगर उसे करना है तो इफ़ेक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है। उसी जगह पे यहाँ पर क्या होता है आपका आरएपीसी में, इस व्यक्ति को सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है लोन प्रोसेस करने हैं, लोन पास करने हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट आएगी और वहाँ एक आदमी नहीं होते, आरएपीसी में कई सारे लोग होते हैं, वो सब मिल कर के इसी काम को करते रहते हैं। तो थोड़ा-सा क्या होता है कि टीएटी बढ़ जाता है, मतलब टर्न अराउंड टाइम क्या होता है फ्रेंड्स, टर्न अराउंड टाइम इम्प्रूव हो जाता है। टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए आपने, एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप आटा पिसवाने जाते हैं, ठीक है, चक्की पर गेहूँ लेकर के गए, आप मान लीजिए 7:10 पर पहुँचते हैं चक्की पर, और उसके बाद में वहाँ पर लाइन में लगते हैं, और फाइनली अगर मान लीजिए आप 7:30 बजे जो है फ्री हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो कुल मिलाकर के जो 20 मिनट लगे हैं फ्रेंड्स, ये टोटल टाइम, जब आप एंट्री किए हैं और जब आप अपना काम निपटवा करके बाहर निकले हैं, ये जो जितना टाइम लगता है फ्रेंड्स, इसी को टर्न अराउंड टाइम कहते हैं, टीएटी कहते हैं। तो ये 20 मिनट जो टाइम लगा, यही टर्न अराउंड टाइम हो गया। अब लोन के केस में देख लीजिए, मान लीजिए किसी आदमी ने 27 तारीख को रिक्वेस्ट की, ठीक है, फॉर्म वगैरह ला करके सारे डॉक्यूमेंट दिए 27 तारीख को, और प्रोसेस करके हमने उसे 31 तारीख को लोन उसको डिसबर्स कर दिया। तो 27 से लेकर के 31 तक जो भी 4-5 दिन जो भी लगे हैं फ्रेंड्स, ये टर्न अराउंड टाइम होता है। तो ये इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि स्पेशलाइज्ड लोग सिर्फ इसी काम में लगे होते हैं, तो लोन थोड़ा जल्दी से प्रोसेस हो जाता है। डिफरेंट जो रिटेल के लोन हैं उनको बहुत जल्दी इफेक्टिवली जो है कस्टमर को डिलीवर किया जा सकता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि हम दूसरे बैंकों से भी कंपटीशन कर पाते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया। ब्रांच एज ए डिलीवरी चैनल हैज़ अंडरगॉन वेरियस इंप्रूवमेंट इन द लायबिलिटी साइड आल्सो। तो अभी हमने जो बात की फ्रेंड्स यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की कि पर्सनल बैंकिंग लेकर के आए, एमएसएमई ब्रांच हो गई, कॉर्पोरेट ब्रांच हो गई, एग्री फाइनेंस ब्रांच हो गई, ये सारी ब्रांचेज रिटेल साइड, हमने ये जो बात की ये सारी एसेट साइड में बात की, यानी लोन देने के पर्पज़ से बात की थी। लेकिन अभी देखा जाए तो ऐसा नहीं है, केवल एसेट साइड में ही नहीं इम्प्रूवमेंट हुआ है, लायबिलिटी साइड में भी चेंजेज आए हुए हैं डिलीवरी चैनल्स में।
अब देखते हैं फॉर एग्जांपल, देखिए पहले अकाउंट ऑफ डिफरेंट लाइबिलिटी अकाउंट, अगर आपको डिफरेंट लाइबिलिटी अकाउंट ओपन करने हैं, जैसे एक सेकंड रुकिएगा। तो अभी क्या हुआ है कि केवल जो है लोन के साइड में नहीं, आपका अगर लायबिलिटी साइड में भी देखा जाए, लायबिलिटी साइड में कौन कौन से अकाउंट आते हैं फ्रेंड्स रिटेल बैंकिंग में, जैसे आपका सेविंग अकाउंट आता है, करंट अकाउंट आता है, एफडी अकाउंट आता है, ये सारे अकाउंट जो है लायबिलिटी साइड में होते हैं। तो उसमें भी चेंजेज आए हुए हैं रिटेल बैंकिंग में। अगर हम देखें तो ब्रांचेज में क्या होता है कि अगर आपको करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट खुलवाना है तो ब्रांचेज जो ये ब्रिक और मोर्टार वाले ब्रांचेज होती हैं, यानी जो बिल्डिंग वाली ब्रांचेज होती हैं, दे प्ले ओनली द रोल ऑफ मार्केटिंग फंक्शन एंड फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन। अब इनका काम होता है केवल मार्केटिंग करना, नए नए कस्टमर को लाना और फ्रंट ऑफिस में जो भी काम होने हैं वो करवा देना। बाकी का सारा काम बैक एंड पर जा करके होता है फ्रेंड्स। ओके, इन ऑलमोस्ट ऑल द प्राइवेट सेक्टर बैंक एज वेल एज इन सम पब्लिक सेक्टर बैंक, सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक में और कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक में ओनली द फॉर्मेलिटीज फॉर ओपनिंग द अकाउंट आर कंप्लीटेड एट ब्रांच लेवल। केवल अकाउंट को खोलने के लिए जो फॉर्मेलिटीज होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है फ्रेंड्स, वही जो है ब्रांच में कंप्लीट की जाती है। बाकी ओपनिंग ऑफ अकाउंट, इशूइंग ऑफ पासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड, पिन आर कैरीड आउट थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड बैक ऑफिस मैकेनिज्म। ये सारे काम जो है बैक ऑफिस के द्वारा किए जाते हैं। तो मतलब चेंजेज में क्या था, पहले कस्टमर आता था तो हम क्या करते थे, अकाउंट भी खोलते थे, उसको डेबिट कार्ड भी इशू कर देते थे, पिन वगैरह सारा कुछ, चेकबुक सब कुछ हम ही इशू करके देते थे। लेकिन कुछ बैंकों में क्या होता है, प्राइवेट बैंकों में, ज़्यादातर प्राइवेट बैंकों में और कुछ पब्लिक सेक्टर बैंकों में क्या होता है कि अब केवल अकाउंट ओपनिंग करने की केवल फॉर्मेलिटी हो जाती है। इनिशियल स्टेज पर साइन वगैरह करवा ली जाता है, फोटो ले ली जाती है। बाकी का सारा काम एक सेंट्रलाइज बैक ऑफिस के द्वारा होता है, जिसका काम होता है कस्टमर को पासबुक इशू करना, चेकबुक इशू करना, डेबिट कार्ड इशू करना, पिन इशू करना, ये सारे काम बैक ऑफिस करता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये चेंजेज यहाँ पर आए हुए हैं फ्रेंड्स। ओके, दिस इज एम टू अचीव स्टैंडर्डाइजेशन एज वेल एज स्पीडियर कंप्लायंस ऑफ बैंक्स रिक्वायरमेंट एंड कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। तो इसका जो उद्देश्य होता है, स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहते हैं, एक सभी कस्टमर को एक जैसे लेवल पर लाना चाहते हैं, स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं। बैंक की जो रिक्वायरमेंट है उसका कंप्लायंस भी जो है करना चाहते हैं। यानी देखिए, फ्रंट ऑफिस में अगर कोई काम होना है, कोई ब्रांच में कस्टमर अकाउंट खोलने आता है और अगर आपको सारे काम आप ही को करने हैं तो हो सकता है आप थोड़े लिबरल हो जाएं। क्यों? क्योंकि अगर आपको लगता है कि कस्टमर अच्छा है और हमारे पास बिजनेस ज़्यादा आएगा तो आप कुछ चीज़ों को इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वही अकाउंट बैक ऑफिस से खुलना है तो आपने देखा होगा कि बैक ऑफिस वाले बिल्कुल इस बात से उनको कोई मतलब नहीं कि 20 करोड़ की एफडी आपको मतलब नुकसान में चली जाएगी, उनको मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि जितने कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे के सारे पूरे होने चाहिए। तो अगर हम ये देखें, कह रहे हैं कि यहाँ पर कस्टमर के एक्सपेक्टेशन पर हम उतरना चाहते हैं, जल्दी खाता खोलना चाहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बैक ऑफिस में जाने के बाद में खाता जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं खुलता है, लेट ही लगता है। लेकिन फिलहाल मान लेते हैं कि हाँ, बैक ऑफिस आने से फ़ायदा है। दिस मेथड इनेबल बैंक्स टू ऑफर इम्प्रूव्ड बेनिफिट लाइक पर्सनलाइज चेकबुक और डेबिट कार्ड। ठीक है, तो ये बैंक को मतलब फ्रंट ऑफिस में हमने खाता खोलने की केवल फॉर्मेलिटी कर ली है, तो जो चेकबुक वगैरह आएगी, जो डेबिट कार्ड आएंगे, वो बाद में बैक ऑफिस से आते हैं, वो पर्सनलाइज चेकबुक वगैरह कस्टमर को इशू किए जाते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स। हमने यहाँ पर देखा कि जो पर्सनलाइज बैंकिंग ब्रांचेस का क्या कॉन्सेप्ट है कि मतलब पहले क्या होता था कि एक ही दुकान पर सारे के सारे सामान बेचे जाते थे, एक तरीके से कह दीजिए। लेकिन अब क्या हुआ कि जो है स्पेशलाइज्ड ब्रांचें बनाई गई, एमएसएमई ब्रांच एमएसएमई देखेगी, रिटेल ब्रांच या पर्सनल बैंकिंग ब्रांच ये सारे काम देखेगी। कॉर्पोरेट ब्रांचेज में सिर्फ कॉर्पोरेट बिजनेस होगा, एग्री फाइनेंस ब्रांच में सिर्फ एग्री फाइनेंस देखा जाएगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो लोन लेने वाला काम है। तो उसी तरीके से स्पेशलाइज्ड पर्सनल बैंकिंग ब्रांचेज ओपन की गई फ्रेंड्स। इनका काम है रिटेल के कस्टमर को हैंड होल्ड करना, रिटेल के कस्टमर को प्रोसेस करना, और उसी रिक्वायरमेंट को आगे बढ़ाने के लिए केवल रिटेल के लोन प्रोसेस करने के लिए RAPC ओपन किए गए फ्रेंड्स। ओके, रिटेल एसेट प्रोसेसिंग सेंटर ओपन किए गए। ये क्या करते हैं, टैट को इम्प्रूव कर देते हैं, टर्न अराउंड टाइम को इम्प्रूव कर देते हैं। ओके, तो टर्न अराउंड टाइम का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था। जिस दिन आपको कस्टमर ने एप्लीकेशन सबमिट किया और जिस दिन उसके खाते में पैसे मिल जाते हैं लोन पास होकर के, तो वही उतने के बीच का जो टाइम होता है वो टर्न अराउंड टाइम होता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें की गई। उसके बाद में ये भी बताया गया कि आपको सिर्फ लोन के केस में ही नहीं बल्कि लायबिलिटी के केस में भी चेंजेज आए हैं रिटेल बैंकिंग में। पहले फ्रंट ऑफिस या ब्रांचेस सारा काम करती थी, लेकिन अब जो है उनको सिर्फ मार्केटिंग का काम करना होता है। फ्रंट ऑफिस का जो बेसिक ऑपरेशन काम होता है, सिग्नेचर वगैरह करवा लेना, फोटो अरेंज करना, ये सारे काम करते हैं। बाकी के सारे काम बैक ऑफिस के द्वारा किए जाते हैं, सेंट्रलाइज बैक ऑफिस के द्वारा काम किया जाता है। उनका काम होता है अकाउंट को ओपन करना, पासबुक इशू करना, चेकबुक इशू करना, डेबिट कार्ड इशू करना, पिन इशू करना, अगर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया तो क्रेडिट कार्ड इशू करना, ये सारे काम बैक ऑफिस के हो जाते हैं। इससे
स्टैंडर्डाइजेशन आता है, जो बैंक की रिक्वायरमेंट है उसका कंप्लायंस जो है हम अच्छे से कर पाते हैं और कस्टमर के एक्सपेक्टेशन पर भी हम खरे उतरते हैं। दिस इनेबल्स बैंक ऑफर इम्प्रूव्ड बेनिफिट। अब इसमें क्या होता है कि बैंक इम्प्रूव्ड बेनिफिट ऑफर करता है, क्योंकि बैक ऑफिस सारा कुछ करता है, तो कस्टमर को पर्सनलाइज चेकबुक और पर्सनलाइज डेबिट कार्ड वगैरह इशू होते हैं। अगर हम ब्रांच में इशू करते हैं तो हम फर्स्ट पर्सनलाइज नहीं करते हैं, उसको तुरंत ही नॉन पर्सनलाइज टाइप के कार्ड इशू कर देते हैं, जेनरिक कार्ड इशू कर देते हैं, एक तरीके से हम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा ब्रांच वाला पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होता है फ्रेंड्स। अब हमें यहाँ पर जो आपका रिटेल बैंकिंग में जो डिलीवरी चैनल्स हैं, उसमें पहला चैनल था फिजिकल चैनल, जो कि ब्रांच थी, उसके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया। अब हम रिमोट चैनल के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है एटीएम, उसके बाद में हमें इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, भीम, सारा कुछ पढ़ना है फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, एटीएम के बारे में जानते हैं। एटीएम्स क्या होते हैं? तो एटीएम जो है जिससे हम पैसे निकालते हैं, सारी चार बातें हमें पता ही हैं, तो थोड़ा बहुत देखते हैं। ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, पहला बात तो यही पूछा था फुल फॉर्म ही, कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। हैज़ कम्प्लीटली रिवोल्यूशनाइज द सर्विस डिलीवरी पैराडिज्म इन बैंक। तो बैंक में जो सर्विस डिलीवरी करने का जो मेथड था, जो तरीका था, उसको पूरी तरह से बदल करके रख दिया है किसने? एटीएम्स ने। एटीएम्स आर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रिमोट चैनल दैट मूव द कस्टमर अवे फ्रॉम द ब्रांच। मतलब एटीएम वो पहला चैनल था या स्टार्टिंग पॉइंट था जो रिमोट चैनल का, जिसने कस्टमर को ब्रांच से दूर किया। ब्रांच मतलब कस्टमर को ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, किससे? एटीएम के आ जाने से। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंक टू सेटअप एटीएम सर। अब एटीएम किस उद्देश्य से बैंक सेटअप करते हैं? तो देखिए, पहला, टू ऑफर कन्वीनियंस टू कस्टमर एंड एडिशनल चॉइस टू विड्रॉ मनी ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ द डे अकॉर्डिंग टू देयर विल एंड प्लेजर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कस्टमर को हम हम यहाँ पर कस्टमर को कभी भी पैसे निकालने की एक जो है कन्वीनियंस देते हैं, उसको सुविधा प्रोवाइड करते हैं कि कस्टमर जब चाहे तब पैसे अपनी मर्जी के हिसाब से निकाल सकता है। दूसरा, टू मूव कस्टमर अवे फ्रॉम काउंटर्स एज सर्विस कॉस्ट कंपेरेटिवली लेस थ्रू एटीएम। ठीक है, तो दूसरा हमारा उद्देश्य ये होता है, बैंकों का उद्देश्य ये होता है कि कस्टमर को हम ब्रांच की जगह एटीएम पर जो है सर्विस देना पसंद करते हैं, क्योंकि एटीएम पर कॉस्ट कम आती है, ब्रांच पर उसी ट्रांजेक्शन की कॉस्ट ज़्यादा आती है फ्रेंड्स। ओके, तो दो ऑब्जेक्टिव हैं, दो उद्देश्य हैं बैंक के एटीएम सेटअप करने का। एक तो कस्टमर को हम कन्वीनियंस देते हैं, मतलब उसको आराम देते हैं कि जब वो चाहे जहाँ चाहे वहाँ पैसे अपने विड्रॉ कर सकता है अगर एटीएम अवेलेबल है। और दूसरा हमारा टारगेट ये भी होता है कि ब्रांच में अगर कस्टमर काउंटर पर आता है तो उसको सर्विस देने में हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं दैन कि अगर वो एटीएम पर जा करके सर्विस लेता है। तो इस वजह से बैंक एटीएम सेटअप करते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली अगर लोकेशन के हिसाब से बात की जाए फ्रेंड्स, तो बैंक में एटीएम दो टाइप के होते हैं। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एटीएम। दो तरीके के एटीएम होते हैं, पहला ऑन साइट एटीएम, दूसरा ऑफ साइट एटीएम। क्लियर हो गई बात? तो लोकेशन के हिसाब से बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि दो तरीके के एटीएम होते हैं, ऑन साइट और ऑफ साइट। तो ऑन साइट एटीएम वो होते हैं, ऑन साइट एटीएम्स आर इंटेंडेड टू ऑफर द फैसिलिटी ऑफ कैश विड्रॉल, कैश रेमिटेंस, बैलेंस इंक्वायरी, ईटीसी एट द ब्रांच प्रीमाइसेस इटसेल्फ। बस ये बात ध्यान रखेंगे, ऑन साइट एटीएम वो होते हैं फ्रेंड जो ब्रांच की प्रीमाइसेस में ही होते हैं, उन्हें ऑन साइट एटीएम कहते हैं। यानी अगर मान लीजिए ये ब्रांच है, यहाँ पर एटीएम लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये भी आपका ऑन साइट एटीएम हो गया। अगर मान लीजिए ये ब्रांच है और एटीएम अंदर में कहीं पर लगा हुआ है, तो ये भी आपका ऑन साइट एटीएम ही होता है फ्रेंड्स। ओके, तो ऑन साइट एटीएम कौन से होते हैं फ्रेंड्स? जो ब्रांच से सटे हुए होते हैं, ब्रांच में ही होते हैं, ऐसे कह सकते हैं। दूसरा होता है फ्रेंड्स आपका ऑफ साइट एटीएम, आर डिजाइन टू बी सूटेड अवे फ्रॉम द बैंक ब्रांच टू एट कन्वीनियंट एंड बिजी लोकेशन। ठीक है, तो ये मतलब जो ऑफ साइट एटीएम होते हैं फ्रेंड्स, वो ब्रांच से दूर होते हैं और ऐसी जगह पर होते हैं जो कस्टमर के लिए कन्वीनियंट हो, और ज़्यादातर बिजी लोकेशन पर, रेलवे स्टेशन पर, आपका मेट्रो स्टेशन पर, बस स्टेशन पर, हॉस्पिटल्स में, ऐसी बिजी लोकेशंस पर लगाए जाते हैं, ताकि जहाँ पर कस्टमर आसानी से इन्हें एक्सेस कर सके अपनी ज़रूरत के हिसाब से फ्रेंड्स। ओके, तो बहुत क्लियर सी बात हो गई कि ऑन साइट एटीएम का मतलब वो हुआ जो ब्रांच में लगा हुआ है, और ऑफ साइट का एटीएम का मतलब ये हुआ जो ब्रांच से दूर है। जो ब्रांच से दूर है वो ऑफ साइट है, जो ब्रांच में है, ब्रांच के पास है। पास का मतलब ब्रांच में, जैसे ये मैंने बताया नहीं, पास का मतलब ये हो गया आपका ब्रांच में। जैसे हम ज़्यादातर ब्रांचें कैसे बनती है, ये ब्रांच रहेगी और यहाँ पर एटीएम लगा होता है, ज़्यादातर केसेस में यही यहाँ पर एटीएम लगा दिया जाता है। तो ये ऑन साइट एटीएम होते हैं। कुछ ब्रांचें ऐसी होती हैं जो आप एटीएम अंदर में ही रखती हैं, आप कस्टमर अंदर जाएगा तब उसे एटीएम मिलेगा, और ऐसे एटीएम 5 बजे के बाद बंद भी हो जाएंगे, क्योंकि जब ब्रांच 5 बजे बंद हो जाती है मान लीजिए, तो एटीएम भी बंद हो जाते हैं फ्रेंड्स। ओके,
अब आगे बढ़ते हैं। ऑफ साइट मॉडल ऑफ एटीएम हैज़ प्रूव टू बी वेरी पॉपुलर। अब ऑफ साइट एटीएम का जो मॉडल है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, पॉपुलर हुआ, क्योंकि ब्रांच में आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। नो कंपल्सन फॉर द कस्टमर टू विजिट ब्रांच इवन फॉर ट्रांजेक्शन एन एटीएम। ठीक है, तो ये लोगों के बीच में ऑफ साइट एटीएम बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि ये ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है, दूसरी अच्छी लोकेशंस पर होते हैं जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती रहती है पैसों की, तो वहाँ पर जाकर के आप आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, द ट्रांजैक्शन इज इन एटीएम मेनली हैपन्स थ्रू डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड से पैसे निकाले जाते हैं या तो क्रेडिट कार्ड से निकाले जाते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा, क्रेडिट कार्ड से भी पैसे निकाले जा सकते हैं। कुछ सर्टेन लिमिट होती है क्रेडिट कार्ड में, 20% 30% ही निकाल सकते हैं, और इस पर अगर आप कैश निकालते हैं क्रेडिट कार्ड से तो आपको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है फ्रेंड्स। ओके, लेकिन फिर भी कैश विड्रॉल किया सकता है क्रेडिट कार्ड से एटीएम पर जा करके। अर्लियर देयर वर रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूजेज ऑफ एटीएम बाय कस्टमर। पहले कस्टमर में रिस्ट्रिक्शन थी। अगर मान लीजिए आपके पास एसबीआई का कार्ड है तो आपको एसबीआई का ही एटीएम यूज करना पड़ता था। इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस होती थी। कस्टमर्स वर अलाउड टू एक्सेस ओनली द एटीएम्स ऑफ द बैंक दे वर मेंटेनिंग द अकाउंट। ठीक है, तो उन्हीं बैंकों का एटीएम यूज करना चाहिए था जिनका, जहाँ पर उनका अकाउंट है। जैसा मैंने आपको बताया, एसबीआई का अगर आपका अकाउंट है, एसबीआई का डेबिट कार्ड है, तो आपको सिर्फ एसबीआई के ही एटीएम ढूंढने पड़ते थे। तो इससे रिस्ट्रिक्शन हो जाती थी। इट रिस्ट्रिक्ट द कस्टमर टू आइदर यूज द ऑफ साइट और ऑन साइट एटीएम ऑफ दैट बैंक ओनली, है ना। तो उस बैंक का ही एटीएम केवल यूज करना पड़ता था, चाहे वो ऑन साइट वाला एटीएम हो जो ब्रांच के साथ लगा हुआ हो, चाहे ऑफ साइट एटीएम हो जो ब्रांच से दूर हो। लेकिन अब एसबीआई के एटीएम आपको ढूंढने पड़ते थे। तो ये थोड़ा सा कम्बरसम था, ये थोड़ा दिक्कत वाली बात थी, क्योंकि मान लीजिए आपके सामने 4 एटीएम लगे हुए हैं लेकिन आपके बैंक का कोई एटीएम नहीं है, तो वो सारे बेकार हो जाते थे। आपको कहीं और ही जा करके वो एटीएम ढूंढना पड़ता था जो आपके खुद के बैंक का हो। बट देयर वाज ए चेंज subsequently and customer were provided the facility of withdrawing from अदर बैंक्स एटीएम आल्सो। लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आई और दूसरे बैंकों के एटीएम से भी अब आप पैसे निकाल सकते थे, इवन फ्रॉम वाइट लेबल एटीएम आल्सो। यानी कि दूसरे बैंकों के एटीएम से, यहाँ तक कि वाइट लेबल एटीएम से भी आप निकाल सकते थे। देखिए, वाइट लेबल एटीएम की बात आई है तो वाइट लेबल एटीएम वो एटीएम होते हैं जिन पर बैंकों का लोगो नहीं होता है, किसी भी बैंक का लोगो नहीं होता है। इसे सेटअप करना, इसे, इसकी ओनरशिप और इसे ऑपरेट करने का काम नॉन बैंकिंग एंटिटी करती हैं, यानी बैंक इन्वॉल्व नहीं रहता है, नॉन बैंकिंग एंटिटी करती हैं। इसे सेटअप भी वही करेंगी, इसकी ओनरशिप भी नॉन बैंकिंग एंटिटी, और ऑपरेशनल काम भी वही नॉन बैंकिंग एंटिटी देती हैं। इसका एग्जांपल जैसे टाटा इंडी कैश है, आपका टाटा इंडी कैश वाइट लेबल एटीएम का बेस्ट एग्जांपल है। जो बैंक ओन करते हैं फ्रेंड्स, जो बैंकों के एटीएम होते हैं वो आपके ब्राउन लेबल एटीएम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? ब्राउन लेबल एटीएम कहलाते हैं। तो हमने ये बात समझ ली कि जैसे-जैसे समय बदला, वैसे-वैसे अब दूसरे बैंकों के एटीएम भी यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास एसबीआई का कार्ड है, तो आप फ्री हैं, एचडीएफसी में जा कर के पैसा निकाल लीजिए, इलाहाबाद में बैंक में जा कर के पैसा निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्रॉब्लम जो थी कि हम सिर्फ अपने बैंक के ही एटीएम से निकाल सकते थे, उसको ओवरकम करने के लिए एनएफएस लाना पड़ा था फ्रेंड्स। ओके, तो फॉर दैट पर्पज अ कॉमन नेटवर्किंग अरेंजमेंट नेशनल फाइनेंशियल स्विच, एनएफएस को लाया गया था, वाज इनिशिएटेड फॉर एटीएम ट्रांजैक्शन। तो जब नेशनल फाइनेंशियल स्विच बना फ्रेंड्स, ओके, एनएफएस जब बना, तब जा करके ये हुआ कि आप एसबीआई के कस्टमर हैं और आप जो है विड्रॉ कर रहे हैं एचडीएफसी के एटीएम से। एसबीआई का कार्ड है और एचडीएफसी बैंक का एटीएम है, वो तभी पॉसिबल हो पाया जब नेशनल फाइनेंशियल स्विच एनएफएस का यूज किया गया फ्रेंड्स। ओके, टू ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेटवर्किंग अरेंजमेंट्स कॉल्ड कैश ट्री और इन्फिनेट। बस ऐसे याद रख लीजिएगा कि नेशनल फाइनेंशियल स्विच में दो और इम्पॉर्टेंट जो है नेटवर्किंग अरेंजमेंट है, एक कैश ट्री कहलाता है और एक इन्फिनेट कहलाता है। बैंक्स दैट आर मेंबर ऑफ नेटवर्क कैन ऑफर देयर कस्टमर द सेट फैसिलिटी। अब जो भी बैंक नेशनल फाइनेंशियल स्विच का एनएफएस का मेंबर है, वही अपने कस्टमर को ये फैसिलिटी अवेलेबल करवा सकता है। अगर मान लीजिए केनरा बैंक ने अगर एनएफएस की मेंबरशिप नहीं ले रखी है, तो वो उसके कस्टमर जो है सिर्फ केनरा बैंक के एटीएम पर ही विड्रॉ करेंगे। लेकिन ऐसा कोई बैंक है नहीं फ्रेंड्स, सभी ने नेशनल फाइनेंशियल स्विच की मेंबरशिप ले रखी है। अब दूसरे बैंकों के एटीएम तो आप यूज़ कर सकते थे। एसबीआई का कार्ड जो है एचडीएफसी के एटीएम पर यूज़ किया जा सकता है, लेकिन एचडीएफसी बैंक बदले में एसबीआई से पैसे वसूलता है, ये बात तय है। बट चार्जेज वर लेविड फॉर ऑपरेशन इन एटीएम्स ऑफ अदर बैंक। दूसरे बैंकों के अगर आप एटीएम यूज़ करते हैं तो चार्ज आपके ऊपर लगाया जाता है, और इस चार्ज को, दी चार्जेज वर लेविड फ्रॉम कस्टमर्स फॉर ऑपरेशन इन एटीएम्स ऑफ अदर बैंक बेस्ड ऑन द आरबीआई गाइडलाइन। अब
कस्टमर्स के ऊपर भी जो है चार्ज लगाए गए फ्रेंड्स। ओके, अगर आप एटीएम दूसरे बैंकों का यूज़ करते हैं या अपने बैंक का यूज़ करते हैं तो कुछ सर्टेन गाइडलाइंस है जिनको फॉलो करना होता है, उससे ज़्यादा ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपके ऊपर भी चार्ज लगाया जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो हमने ये बात यहाँ पर समझ ली फ्रेंड्स। देखिए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन ने जो है क्या किया, पूरी तरह से रिवॉल्यूशन ला दिया कैश विड्रॉल के कॉन्सेप्ट में। बैंकों के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रही, 5 बजे के बाद भी कैश मिल सकता है, छुट्टी वाले दिन भी कैश मिल सकता है, तो ये सारी चीज़ें आई हैं। एटीएम पहला वो स्टार्टिंग पॉइंट था जिसने जो है कस्टमर को ब्रांच से दूर भगाया, एक तरीके से कह सकते हैं, दूर भेजा हम कह सकते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था एटीएम सेटअप करने का? पहला उद्देश्य ये था कि कस्टमर को आसानी हो जाए, उसको कन्वीनियंस मिले, वो जब चाहे तब पैसा विथड्रॉ कर सके। और दूसरा उद्देश्य ये था कि एटीएम पर पैसा अगर विथड्रॉ करता है तो वो ट्रांजैक्शन सस्ती पड़ती है, अगर ब्रांच में जाता है कस्टमर तो वो हमें महंगी पड़ती है, इसलिए भी हम चाहते थे। दूसरा, एटीएम लोकेशन के आधार पर 2 टाइप के होते हैं, ऑन साइट एटीएम और ऑफ साइट एटीएम। तो लोकेशन के आधार पर एटीएम 2 टाइप के होते हैं, ऑन साइट भी होते हैं और ऑफ साइट भी होते हैं। ऑन साइट एटीएम वो होते हैं जो ब्रांच की प्रीमाइसेस में होते हैं। ब्रांच की प्रीमाइसेस में अगर है तो उसे ऑन साइट एटीएम कहेंगे। ऑफ साइट एटीएम वो होते हैं फ्रेंड्स जो ब्रांच की प्रीमाइसेस से दूर होते हैं, लेकिन कस्टमर के लिए जो है कन्वीनिएंट होते हैं। ओके, ऑफ साइट एटीएम ज़्यादा मशहूर होते हैं क्योंकि ये कस्टमर को ज़्यादा ईजी पड़ते हैं, उन्हें ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ भी चाहें वहाँ कैश निकाल सकते हैं। अगर जैसे रेलवे स्टेशन पर आप खड़े हैं, अगर वहाँ पर एटीएम लगा हुआ है तो आप कैश निकाल सकते हैं। यदि वहाँ ना लगा होता ऑफ साइट पे एटीएम तो आपको ब्रांच विजिट करना पड़ता पैसे निकालने के लिए, तो वो बेनिफिशियल हो गया फ्रेंड्स। ओके, ट्रांजैक्शन इन एटीएम, एटीएम में ट्रांजैक्शन हम डेबिट कार्ड से और क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। पहले एटीएम कौन सी मतलब एटीएम कार्ड जिस कंपनी का हो, जिस बैंक का होता था उसी बैंक का ही एटीएम भी होना चाहिए। यानी डेबिट कार्ड जिस जिस बैंक का हो उसी बैंक का एटीएम मशीन भी होगी, तभी आप पैसे निकाल सकते थे। ठीक है, कस्टमर जो है ओनली एटीएम ऑफ बैंक व्हिच वर मेंटेन अकाउंट, जिस जिस बैंक में आपका खाता होता था, अगर आपका केनरा बैंक में खाता है तो आप केनरा बैंक का ही एटीएम मशीन ढूंढिए तभी पैसे निकाल सकते हैं। तो इसकी वजह से कस्टमर को या तो ऑफ साइट या तो ऑन साइट एटीएम ढूंढना पड़ता था उसी बैंक का, तो वो थोड़ा सा कम्बरसम टास्क था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और नेशनल फाइनेंशियल स्विच लाया गया और उसने अलाउ किया कि अब दूसरे बैंकों के एटीएम भी आप यूज कर सकते हैं, चाहे दूसरे बैंक का एटीएम हो चाहे वाइट लेबल एटीएम हो, बोथ केसेस में आप जो है पैसे निकाल सकते हैं दूसरे बैंकों के। यानी कि जैसे एसबीआई का कार्ड है और केनरा बैंक में की मशीन है, एटीएम मशीन है, तो हम पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। किसी वजह से कर सकते हैं फ्रेंड्स, उसे एनएफएस की वजह से कर सकते हैं, नेशनल फाइनेंशियल स्विच की वजह से कर सकते हैं। सारी ट्रांजैक्शनें एनएफएस से रूट होती हैं। पहले एनएफएस के पास जाती है रिक्वेस्ट, है ना? डेबिट कार्ड जिस बैंक का है उससे एनएफएस जाती है, एनएफएस से फिर उस मशीन पर आती है। एचडीएफसी बैंक का है जैसे मान लीजिए, फिर एचडीएफसी से वापस एनएफएस के पास जाएगी और यहाँ पर आपके एसबीआई के अकाउंट में जाएगी, फिर पैसे विड्रॉ होंगे और फिर एसबीआई के पाच जाते हैं और यहाँ जाते हैं एसबीआई से एचडीएफसी। ये पूरा प्रोसेस होती है फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। सिंपली समझ लीजिए कि नेशनल फाइनेंशियल स्विच ही है जिसने ये चीज़ के लिए इनेबल किया हुआ है। 2 तरीके के नेटवर्किंग अरेंजमेंट यहाँ पर यूज़ होते हैं, एक कैश ट्री और एक इन्फीनेट। इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क होता है फ्रेंड्स इन्फीनेट आपका। ठीक है, बैंक्स जो भी इस मतलब एनएफएस के जो मेंबर हैं वो अपने कस्टमर को ये फैसिलिटी दे सकते हैं और अभी ऑलमोस्ट सभी बैंक इसके मेंबर हैं एनएफएस के फ्रेंड्स। ओके, अब अगर जैसे एसबीआई के कार्ड को आप यूज़ करना चाहते हैं, मान लीजिए एचडीएफसी के एटीएम पर, तो एचडीएफसी बैंक जिसकी मशीन है, एचडीएफसी बैंक की मशीन है, तो वो आपके ऊपर चार्जेज़ डालता है, एसबीआई के ऊपर चार्ज डालता है फ्रेंड्स। ओके, तो चार्ज लेगा ही लेगा, हर कोई लेता है फ्रेंड्स। ओके, तो उसके बाद में कस्टमर के ऊपर भी चार्जेज़ लगाए जाते हैं एटीएम को यूज़ करने के लिए, अगर आप दूसरे की मशीन यूज़ करते हैं या अपनी मशीन यूज़ करते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से कितनी ट्रांज़ैक्शनें किस एटीएम पर फ्री होती हैं। ठीक है, तो पहला देखेंगे इसमें, ट्रांजैक्शन एट बैंक्स ओन एटीएम एट एनी लोकेशन। ध्यान दीजिएगा, बैंक के खुद के एटीएम पर आप यूज कर रहे हैं, यानी आपका केनरा बैंक का डेबिट कार्ड है और एटीएम मशीन भी आप केनरा बैंक की ही यूज कर रहे हैं अगर, तो एनी लोकेशन यानी भारत देश के किसी भी लोकेशन पर अगर आप एटीएम यूज कर रहे हैं तो मिनिमम 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगी। ध्यान रखेंगे, यहाँ मेट्रो सिटी हो, नॉन मेट्रो सिटी हो, रूरल सिटी हो, कोई मतलब नहीं है, हर लोकेशन पर 5 ट्रांजैक्शन, मिनिमम 5 ट्रांजैक्शन फ्री होती हैं। बैंक के खुद के एटीएम पर अगर आप यूज करते हैं तो बैंक मस्ट ऑफर मिनिमम 5 फ्री ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों मिला करके 1 महीने में आपको मिलती हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन ऑफ एटीएम। तो अगर बैंक, जैसे कि मैंने आपको बताया, एसबीआई बैंक का आपका कार्ड है और एसबीआई की एटीएम मशीन अगर आप यूज करते हैं तो आपको 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिलेंगी हर महीने। दूसरा केस होता है फ्रेंड्स,
जब आप जो है ट्रांज़ैक्शन किसी दूसरे बैंक के एटीएम पर करते हैं, तो अगर दूसरे बैंक के एटीएम मशीन पर करेंगे तो 2 केस है। एक तो मेट्रो लोकेशंस हैं जो 6 शहर हैं वहाँ अलग है और जो अदर सिटीज़ हैं वहाँ अलग है। तो पहले हम देखेंगे कि अगर आप दूसरे बैंक का एटीएम मशीन यूज़ कर रहे हैं लेकिन मेट्रो लोकेशंस पर, तो अगर आपका एटीएम मशीन जो है 6 मेट्रो लोकेशंस पर लोकेटेड है फ्रेंड्स, 6 मेट्रो शहरों में है एटीएम, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, कोलकाता और हैदराबाद। अगर मान लीजिए बेंगलुरु और कोलकाता, ये इन 6 शहरों में अगर आपका एटीएम मशीन है, तो आपको 3 फ्री ट्रांज़ैक्शन मिलती हैं फ्रेंड्स। महीने में 3 ही फ्री ट्रांज़ैक्शन मिलेंगी। और अगर आप ट्रांज़ैक्शन करते हैं दूसरे बैंक की एटीएम मशीन पर, लेकिन वो नॉन मेट्रो लोकेशन पर है, कहाँ पर है? इन 6 सिटी के अलावा कहीं पर है, तो वहाँ पर भी अदर बैंक के एटीएम पर आपको 5 फ्री ट्रांज़ैक्शन मिलती हैं हर महीने फ्रेंड्स, ओके। तो अब आई होप ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, समझ लेते हैं एक बार सिनेरियो के तहत। एसबीआई का आपका कार्ड है, एसबीआई का आपका कार्ड है और आप एसबीआई का एटीएम मशीन यूज़ करते हैं, तो कहीं भी पूरे देश में कहीं भी अगर आप एसबीआई का एटीएम मशीन यूज़ करेंगे तो 5 ट्रांज़ैक्शन फ्री मिलेगी। अब अगर मान लीजिए एसबीआई का आपका कार्ड है और आप मान लेते हैं एचडीएफसी बैंक ही ले लेता हूँ मैं, एचडीएफसी बैंक का एटीएम अगर यूज़ करना चाहते हैं मशीन, ये कार्ड आपका एसबीआई का है, मशीन आपकी एचडीएफसी की है, तो अगर आप मेट्रो सिटी में यूज़ करेंगे, मेट्रो सिटी 6 दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद ये यूज़ करेंगे 6, तो वहाँ पर सिर्फ 3 फ्री ट्रांज़ैक्शन मिलेगी। और अदर पर अगर यूज़ करेंगे, मतलब अदर इन 6 शहरों के अलावा कहीं यूज़ करेंगे, तो आपको सिर्फ 5 की पाँचों मिलेंगी फ्रेंड्स, ओके। तो यहाँ पर अपना खुद का कार्ड और खुद की मशीन है तो 5 तो फ्री है ही। यहाँ पर खुद का कार्ड मतलब अपना कार्ड है लेकिन मशीन दूसरे की है, तो उस केस में मेट्रो सिटीज़ में 6 मेट्रो सिटी में 3 ट्रांज़ैक्शन है फ्री और अदर लोकेशन पर 5 फ्री ट्रांज़ैक्शन मिलती हैं फ्रेंड्स, ओके। वो 6 शहर कौन-कौन से हैं पूछा जाता है फ्रेंड्स कई बार, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, ठीक है। यहाँ पर मिनिमम 3 ट्रांज़ैक्शन मिलती है और अगर जो है आप अदर नॉन मेट्रो लोकेशंस पर करते हैं, तो आपको 5 फ्री ट्रांज़ैक्शंस मिलती हैं फ्रेंड्स, ओके। सीलिंग जो लगाई गई है या कैप लगाया गया है कस्टमर के ऊपर, मैक्सिमम ₹20 प्लस जीएसटी का चार्ज जो है लगाया जा सकता है एज़ पर आरबीआई गाइडलाइन। कस्टमर के ऊपर अगर इससे ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन करता है वो, तो उसके ऊपर ₹20 प्लस जीएसटी का मैक्सिमम चार्ज आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये सारी गाइडलाइन 1/11/2014 से अप्लाई हुई थी। 1 नवंबर 2014 से अप्लाई हुई थी। तो आरबीआई हैज़ मैंडेटेड ओनली मिनिमम नंबर ऑफ फ्री ट्रांज़ैक्शन एट एटीएम। ध्यान रखेंगे कि ये जो बताया है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने मिनिमम कहा है, यानी मिनिमम 5 ट्रांज़ैक्शन अपने बैंक के खुद के एटीएम पर आपको फ्री देनी होंगी। यानी अगर बैंक चाहे तो 10-12 भी अलाउ कर सकता है, वो बैंक के ऊपर है, लेकिन मिनिमम 5 देनी होंगी, मिनिमम नंबर दिए हुए हैं। बैंक में ऑफर मोर नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शन फ्री ऑफ कास्ट टू देयर कस्टमर। मोर नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शन फ्री में दे सकते हैं। फेल ट्रांजैक्शन के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, अगर किसी कस्टमर की कंप्लेंट ट्रांज़ैक्शन फेल हो जाती है, तो अगर वो कंप्लेंट करता है, तो जिस दिन वो कंप्लेंट करता है उसके 7 वर्किंग डेज में उसके पैसे को रिफंड करना होता है फ्रेंड्स, ओके। रिक्रेडिट कर देना होता है उसके पैसे को 7 वर्किंग डेज में, ठीक है। और 1 जुलाई 2011 से अगर बैंक जो है 7 दिन से ज़्यादा लेता है, 7 वर्किंग डेज से ज़्यादा लेता है, तो जितने दिन बीतते हैं उतने दिन के पर डे के ₹100 पेनाल्टी लगती है फ्रेंड्स, ओके। और इसके लिए कस्टमर को कोई कंप्लेंट करने की माँगने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी क्लेम नहीं करना होता है कि क्लेम करेगा। जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर ने पैसे निकलवाए और उसके फेल हो गए और 7 वर्किंग डे बीत गए, उसके बाद पता चला कि 10 और वर्किंग डे बीत गए, तो ये जो बाकी के दिन हैं 7 वर्किंग डे के बाद जितने भी दिन हैं, हर दिन के ₹100 के हिसाब से पेनाल्टी देनी होती है फ्रेंड्स, ओके। और इसके लिए कस्टमर को कहीं क्लेम करने की ज़रूरत नहीं होती है। इफ कंप्लेंट इज़ नॉट लॉज्ड विदिन 30 डेज ऑफ ट्रांज़ैक्शन, तो कस्टमर इज़ नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी कंपनसेशन। अगर जो है ट्रांज़ैक्शन होने के 30 दिन के अंदर में कंप्लेंट नहीं की जाती है, मान लीजिए किसी कस्टमर ने ₹5000 निकाले, उसके खाते से कट गए पर उसको मिले नहीं। अब इस बात को हुए अगर 30 दिन बीत चुका है, उसके बावजूद भी कंप्लेंट नहीं करता है, विदिन 30 दिन उसने कंप्लेंट अगर कर दी, तो फिर उसको मिल जाएगा जो ₹100 पर डे के हिसाब से डिले वाला है। लेकिन अगर वो कंप्लेंट नहीं करता है, तो कस्टमर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी कंपनसेशन फॉर डिले इन रिज़ॉल्विंग हिज कंप्लेंट, ओके। कई बार कस्टमर भूल जाते हैं कंप्लेंट करना। तो ये हो गई फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये बात समझ ली कि मेट्रो लोकेशंस पर क्या होता है। किसी भी लोकेशन पर हमारे खुद के बैंक का एटीएम है, तो किसी भी लोकेशन पर 5 जो है फ्री ट्रांजैक्शन मिलेगी, है ना। एसबीआई का डेबिट कार्ड है और एसबीआई की मशीन है, तो पूरे इंडिया में कहीं भी 5 ट्रांजैक्शनें फ्री अवेलेबल होती हैं। एसबीआई का कार्ड है और केनरा बैंक का एटीएम है, तो अगर मेट्रो सिटीज़ हैं 6 उनमें अगर करेगा,
तो 3 बार फ्री में निकाल सकेगा। अगर जो है अदर 6 शहरों के अलावा और कहीं निकालेगा तो 5 बार फ्री निकाल सकता है पूरे महीने में। ये हो गया इसका फ्रेंड्स जो है नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शंस का। उसके बाद में अगर कोई ट्रांज़ैक्शन फ़ेल हो जाती है तो उसे विदिन 7 वर्किंग डेज़ में रिज़ॉल्व करना होता है। विदिन 7 वर्किंग डेज़ में कस्टमर के खाते में पैसे वापस डाल देने होते हैं। 1 जुलाई 2011 से अगर हम 7 वर्किंग डे के ज़्यादा लेते हैं पैसे वापस करने में कस्टमर के, तो हमें ₹100 पर डे के हिसाब से उसको पेनल्टी देनी होती है। लेकिन ये हम तभी डिले देंगे जब कस्टमर ने ट्रांज़ैक्शन के 30 दिन के अंदर में कंप्लेंट अगर लॉन्च कर दी है, तभी हम उसको पेनल्टी देते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं देते हैं फ्रेंड्स, ओके। तो इसी के साथ में फ्रेंड्स हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। अभी भी एटीएम में काफ़ी सारी चीज़ें बची रह गई हैं फ्रेंड्स, ओके। एक लेक्चर पूरा का पूरा लगेगा एटीएम के बारे में। तो अगले लेक्चर में फ्रेंड्स हम एटीएम के बारे में और पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।